नमस्कार बच्चों, स्वागत है फिर से आज की जेई मेल की वीकली सीरीज में। और आपको पता है कि हर हफ्ते हम आते हैं इस सीरीज को लेकर खास आपके लिए, जहां पर हम बात करते हैं जेई मेन और जेई एडवांस के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, जिससे कि आपकी जेई प्रिपरेशन की जर्नी और चैप्टर का रिवीजन आसान हो सके। तो हम चैप्टर वाइज इस सीरीज को लेकर आते हैं, आप जानते हैं, जेई मेन के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। तो आज का जो एपिसोड है बच्चों, वो जेई मेन के लिए डेडिकेटेड है। और स्पेशली आज हम जो लेके आए हैं वो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम डी और एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस लेके आए थे और आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके आए हैं, क्योंकि उसी से कनेक्टेड है। और वेटेज वाइज ये चैप्टर आपको पता है, एक तो इंटरेस्टिंग बहुत है, दूसरा इसका जेई मेन में वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टार्ट करते हैं। और चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं, जिससे कि बहुत जल्दी आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हम ले चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ये है आपके सामने पहला सवाल। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उसका हाइब्रिडाइजेशन दिया है। मतलब ये सवाल सीधी सी बात है, वीबीटी का है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कनेक्टेड है। और आपको बताना है कि किसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला NiCO4 है, दूसरा NiCN4 है, COCN6 और COF6 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको वीबीटी लगाना पड़ेगा। चारों ऑप्शन को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करते हैं NiCO4 के लिए। पहला ऑप्शन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स NiCO4। आपको पता है निकेल टेट्राकार्बोनिल है और यहाँ निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो निकेल का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 28। कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका आर्गन एंड दिस इज व्हाट 3d8 एंड 4s2 ये है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। डी के पास होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल, एस के पास है 1 ऑर्बिटल। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, लिगैंड का कैरेक्टर। आपको पता है कि CO जो है वो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होता है SFL। और स्ट्रांग फील्ड लिगैंड क्या करता है, हुंस रूल के अगेंस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देता है। n-1 d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देता है। अगर ये पेयरिंग करा देगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होकर यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा ये D खाली हो जाएगा। अब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन बिना S के नहीं होता और S में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हमें इसको खाली करना पड़ेगा और इसलिए S वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरह से फाइनली स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के कैरेक्टर के कारण आपको सारा केस मिलेगा, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर, और S खाली हो गया। इसके अलावा 4p भी है, वो आगे खाली है, हमने बनाया नहीं था क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ बना सकते हैं। और ये है आपका 4s ऑर्बिटल और ये खाली है, ये है 4p ऑर्बिटल, ये भी खाली है। और यहाँ पर क्योंकि 4 लिगैंड है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। अब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए इसको 4 खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा और इस तरह से s और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो जाएगा। यानी कि निकेल का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है। ज्योमेट्री अगर आप बनाओगे तो इसकी जो ज्योमेट्री है बेटा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। इसका मतलब है कि जो निकेल टेट्राकार्बोनिल है उसमें निकेल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो NiCO4 में निकेल sp3 है, तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो इसी से मैच कर रहा है, sp3 ये पहला है। दूसरा है NiCN4-2। अब NiCN4 और NiCO4 में थोड़ा सा अंतर है। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास है Ni, दिस इज NiCN4-2। तो इस हिसाब से देखिए तो निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, क्योंकि Cn का -1 होता है, तो 4 × -1 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा और -2 से कैंसिल होगा तो निकेल यहाँ +2 स्टेट में आएगा। +2 में आएगा, इसका मतलब है कि निकेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप +2 का लिखेंगे तो ये होगा आर्गन और 3d8, क्योंकि 4s2 होता है बट 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे तो ये 4s 0 हो जाएगा। इसके आगे जाओगे तो बेटा यहाँ 4p है, वो भी पूरा खाली है। अब यहाँ पे D के पास 5 ऑर्बिटल है, इट हैज़ 5 ऑर्बिटल। यहाँ 5 ऑर्बिटल, S के पास 1 और P के पास ये 3 ऑर्बिटल है। 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे लिगैंड क्योंकि स्ट्रांग फील्ड है, अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर 8 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठवा ये, सातवां ये और आठवां ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है
और ये जो लिगैंड है वो कैसा है, साइनाइड। साइनाइड इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो ये वाला जो लिगैंड है वो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड SFL, और ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर हो गया तो यहाँ भी पेयर, यहाँ भी पेयर, यहाँ भी पेयर और यहाँ भी पेयर, ये D खाली, ये एक S होगा और यहाँ पे 3 P होगा। और अब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं तो 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ से एक D, एक S और 2 P, और इस तरह से 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, मतलब बट इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 होगा, यानी कि यहाँ निकल DsP2 स्टेट में होगा, क्योंकि D अंदर वाला होगा, ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। साथ साथ कॉम्प्लेक्स एक तो इनर ऑर्बिटल होगा, दूसरा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि DsP2 की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है, तो स्क्वायर प्लेनर का केस होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि NiCN4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बेटा ये जो है वो DsP2 जाएगा, मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा जाएगा, B का जाएगा, फोर्थ वाला। तो देखो A का जाएगा फर्स्ट, B का जाएगा 4। अब A का फर्स्ट और B का फोर्थ आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ, एक तो यहाँ A का फर्स्ट B का फोर्थ, यहाँ भी A का फर्स्ट और B का फोर्थ। तो अब इन दोनों में C देखना है, इसमें C का सेकंड है और इसमें C का थर्ड है, तो C का चेक कर ले तो बाकी हमें अपने आप आंसर पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं C क्या है, COCN6 -3 है, तो इस पे आते हैं। यहाँ पर जो है ये है COCN6 एंड दिस इज द -3। यहाँ पे कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो साइनाइड का -1 होता है, उधर जाएगा, टोटल आएगा ये +3। कोबाल्ट यहाँ +3 स्टेट में है ना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वैसे तो होता है आर्गन 3d7 एंड 4s2, है ना। बट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखो ये कोबाल्ट का है, अब कोबाल्ट +3 स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 अगर निकलेंगे तो बेसिकली ये बनेगा क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आर्गन, और ये बचेगा 3d6 और ये हो जाएगा 4s0, इसके आगे 4p0 खाली है। ये साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अगेन आ जाओ, D के पास 6 और 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, S के पास 1 और P के पास 3 ऑर्बिटल। अब D के पास क्या है, 5 ऑर्बिटल है, और लिगैंड कैसा है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा तो ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर, तो ये 2 D खाली, 1 S खाली और 3 P खाली। 6 लिगैंड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और वो 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से होंगे, 2 D, 1 S और 3 P, और इस तरह से ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल बनेंगे, और इस तरह से यहाँ पे आपके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल बन गए, जिसमें 2 D है, 1 S है और 3 P है। इसमें D अंदर वाली शेल का यूज हुआ है, तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और इस तरह से ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब यहाँ से बनेंगे, 6 वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो D2sp3 जाएगा। अब D2sp3 कौन सा है, अगर आप देखिए D2sp3 में आइए तो यहीं पे मिल रहा है, यानी कि C का जो है वो थर्ड होना चाहिए, तो C का थर्ड कहाँ, यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब है कि देखो ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया था, ये वाला और ये वाला, 2 ऑप्शन बचे थे, C में कंफ्यूजन था, यहाँ पे C में सेकंड होगा या C में थर्ड होगा। सेकंड वाले में sp3d2 है, थर्ड वाले में d2sp3 है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है, इसका मतलब C का थर्ड होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड। और वैसे भी ये जो फ्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगैंड है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, तो अंदर के D में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा नहीं, तो D आउटर का यूज होगा, और उस केस में इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड जाएगा। और इस तरह से ये सिंपली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, ज्योमेट्री और VBT का कॉन्सेप्ट था, उसी को लेकर बच्चे ये सवाल बना, तो ये था करेक्ट ऑप्शन सेकंड। चलते हैं बच्चों अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारे पास ये है, आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसका आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसके कितने मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कितने मोर स्टेबल आइसोमर्स बनेंगे जो ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहली बात आप देखो इसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है Cu En का होल ट्वाइस, और ये है SCN का होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स कुछ देखने में कुछ ऐसा है, M A2 एंड B2, जहाँ पे A क्या है, बाइडेंटेट लिगैंड है, A है बाइडेंटेट लिगैंड, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और ये जो SCN है, ये है SC ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो SCN है ये एम्बीडेंटेट लिगैंड है, यहाँ डोनर एटम सल्फर भी हो सकता है और डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है ना। जब डोनेट सल्फर करता है तो थायोसाइनाइड होता है, और जब डोनेट नाइट्रोजन करता है, नहीं सॉरी, जब डोनेट नाइट्रोजन करता है तो थायोसाइनाइड, और जब डोनेट सल्फर करता है तो आइसोथायोसाइनाइड कहलाता है,
तो इसमें जो डोनर आइटम है वो दो है, यहाँ पे सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। ऐसे लिगैंड को एम्बीडेंटेट लिगैंड कहा जाता है, लेकिन डोनेशन जो है वो केवल एक समय पर एक ही जगह से होगा, या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या तो सल्फर। तो देखो पहली बात यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से कंपाउंड बना सकता है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर EN है एथिलीन डाइएमीन, ये जो है बाइडेंटेट लिगैंड होता है। दूसरा ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। देखिए अगर आप इसके लिंकेज आइसोमर्स बनाइए तो इसके 3 लिंकेज आइसोमर्स बन सकते हैं, और दूसरा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बन सकता है। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए M, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एथिलीन डाइएमीन, यहाँ पे अगर EN यहाँ लगा दीजिए, एक एथिलीन डाइएमीन ये हो गया, और यहाँ पे आपके पास SCN है, जैसे ये SCN और SCN लगा दिया, ये अब ये ट्रांस बन गया, तो इसका सिस भी बन सकता है। यानी कि हर के सिस और ट्रांस बनेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने ये सारा पिक्चर इसलिए लिया क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया है। आप इसका अगर सिस बनाएंगे तो सिस आपका ये बन सकता है, अभी थोड़ा सा और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एक EN आपका ये हो गया, एक EN आपका ये हो गया, और यहाँ पे आपका ये SCN है और ये SCN है, ठीक है। ये वाला फॉर्म सिस हो गया। अच्छा, सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल ट्रांस होता है ना। ट्रांस वाले में लेस स्टेरिक स्ट्रेन होता है, लेस रिपल्शन होता है। लिगैंड के बीच में यहाँ पे पास में है और यहाँ सेम लिगैंड अपोजिट साइड है, तो लेस रिपल्शन होता है, और इस वजह से ट्रांस वाला सिस से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सवाल लगाते समय समझना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये है केस, तो ये SCN भी हो सकता है और NCS भी हो सकता है, 2 केस हो सकता है। कि डोनर एटम क्या है इस पे डिपेंड करता है ना। डोनेशन सल्फर से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से। तो पहले मैं इसके लिंकेज आइसोमर्स आपको बना के दिखाता हूँ। होगा क्या कि ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स Cu, EN का होल ट्वाइस, और ये आपने लिखा है SCN, है ना, SCN का होल ट्वाइस। एक केस ये बन सकता है इसका दूसरा लिंकेज आइसोमर्स बन सकता है Cu, EN का होल ट्वाइस, NCS, है ना। मतलब डोनेशन बदल गए, एक में डोनेशन नाइट्रोजन से हो रहा है, एक में डोनेशन सल्फर से हो रहा है, इसलिए NCS लिखा। और तीसरा केस इसका बन सकता है Cu, EN का होल ट्वाइस, एक हो गया SCN और एक हो गया NCS। ये 3 केस इसके बन सकते हैं, है ना। इसमें डोनेशन नाइट्रोजन से हो रहा है केवल, इसमें सल्फर से हो रहा है, और इसमें जो डोनेशन है वो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों से हो रहा है। डोनर एटम दो है। तो ये लिंकेज आइसोमर्स बन गए। अब सब के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, एक इसका सिस बनेगा और एक बनेगा ट्रांस, ठीक है। इसका भी बनेगा एक सिस और एक ट्रांस, और इसके भी बनेंगे एक सिस और एक बनेंगे ट्रांस। सबके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस, है ना। इसका भी सिस ट्रांस, इसका भी सिस ट्रांस, और इसका भी सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे। अब आप देखना यहाँ पे, अब आप देखो डोनर एटम जब सल्फर होता है और डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, ये देखना पड़ेगा कि डोनेशन किससे हो रहा है। अगर नाइट्रोजन से डोनेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सल्फर से डोनेट हो। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से डोनेट होगा तो आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन डोनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, वो CFAC को बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन डोनर आपको देखना है। अब जैसे इस वाले में नाइट्रोजन डोनर है, ये वाला जो केस है ये नाइट्रोजन डोनर वाला है, ठीक है। ये वाला केस जो है वो सल्फर डोनर है, और ये वाला केस जो है एक में सल्फर डोनर है और एक में नाइट्रोजन डोनर है, बट इसमें भी नाइट्रोजन डोनर है। तो पहली बात, सल्फर डोनर वाला कम स्टेबल होगा, चाहे वो सिस हो या ट्रांस हो, यानी कि सल्फर डोनर वाला कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड में आप पढ़ते हैं कि कार्बन डोनर सबसे स्ट्रांग फील्ड होता है, फिर नाइट्रोजन डोनर होता है, फिर ऑक्सीजन डोनर होता है, फिर सल्फर डोनर होता है ना। मतलब नाइट्रोजन डोनर वाला ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होता है, CFAC को ज़्यादा बढ़ाता है। अब नाइट्रोजन डोनर इसमें आपके पास ये बचे, ठीक है। अब नाइट्रोजन डोनर वाले केस आपके पास बचे, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इसमें नाइट्रोजन डोनर, इसमें नाइट्रोजन डोनर, ये है। अच्छा, इसमें क्या है, सल्फर भी डोनेट कर रहा है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है, बट यहाँ नाइट्रोजन डोनर है, तो मतलब अगर देखा जाए तो है, इसमें दोनों नाइट्रोजन डोनर है। तो अब आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेबल केस है, मतलब इसके कितने स्टेबल बन सकते हैं, मतलब मोर स्टेबल के ऑप्शंस में आपसे पूछा जा रहा है कि मोर स्टेबल कौन सा हो सकता है। तो जिसमें नाइट्रोजन डोनर जाएगा वही मोर स्टेबल होगा। अब नाइट्रोजन डोनर में कौन होगा, अच्छा इसमें तो दोनों नाइट्रोजन डोनर, बट ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ये, और इसमें भी नाइट्रोजन डोनर है बट ट्रांस वाला स्टेबल होगा। ये 2 केस बन गया।
है ना। तो आपसे पूछा है कि इसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म कितने बन सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बने। तो अब आपको ये बात बहुत अच्छे से चेक करनी पड़ेगी कि ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस का एक केस ये बन रहा है और एक केस ये बन रहा है कि इसमें ट्रांस स्टेबल होगा, इसमें ट्रांस स्टेबल होगा। ये वाला इन दोनों से कम स्टेबल है क्योंकि सल्फर डोनर है। बट अगर इसमें कंपेयर करें तो इसमें भी कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस। यानी कि तीनों के जो ट्रांस फॉर्म है वो स्टेबल होंगे, रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल की। तो इन दोनों में रिलेटिव ये ज़्यादा स्टेबल, इन दोनों में ये और इन दोनों में ये। तो बेसिकली जो ट्रांस फॉर्म बनेगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर आप इसका ट्रांस फॉर्म बनाते जैसे पहले वाले का, तो ये Cu है, ये है En और ये है En, ठीक है। और ये क्या है, NCS, तो NCS और NCS नाइट्रोजन डोनर, तो ये इसका बन गया ट्रांस, है ना। तो मतलब मैं इस वाले फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इसी तरह से सबका जो ट्रांस फॉर्म बनेगा, पहले तो 3 लिंकेज बनेंगे और इन लिंकेज में भी सिस और ट्रांस बनेगा। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा और इसलिए तीनों में रिलेटिव स्टेबल फॉर्म की बात कर रहा है। तो टोटल 6 बनेंगे, 3 सिस बनेंगे, 3 ट्रांस बनेंगे और उसमें भी ट्रांस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर ट्रांस में कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो जिसमें नाइट्रोजन डोनर होगा बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये अच्छा सवाल है, मतलब ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लेकर है, लिंकेज आइसोमेरिज्म को लेकर है, ज्योमेट्री को लेकर है कि सिस ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। अब अगर इन तीनों में कहा जाता कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो जिसमें नाइट्रोजन डोनेट करता, मतलब ये वाला जो फॉर्म होता, दोनों में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी, तो फिर ये वाला फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता। बट रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में ये, इन दोनों में ये और इन दोनों में ये। तो ये होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। अब ले चलते हैं बच्चों आपको अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है ये, इस सवाल को देखिए ध्यान से, यहाँ पे पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स। इस फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, है ना, ऑर्डर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लेकर सवाल है, CFT को लेकर बनाया गया सवाल है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप जानते हैं, सबसे पहली बात देखिए, En बाइडेंटेट लिगैंड है, एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 3 En 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल है और ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो d ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग होती है ना। आपको पढ़ाया जाता है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, जिसमें आप पढ़ते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 5 d ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है dz स्क्वायर। इनमें से इस 3 को हम कहते हैं T2g ऑर्बिटल और इस 2 को कहा जाता है Eg ऑर्बिटल, है ना। और ये क्या करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जब लिगैंड इनको अप्रोच करता है, सेंट्रल एटम को जब लिगैंड अप्रोच करता है, ये सेंट्रल एटम होता है जिसपे प्लस होता है, और जब लिगैंड इसको अप्रोच करता है जिसपे माइनस होता है, तो उस अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे जो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, इन 5 d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग के कारण क्या होता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें Eg की एनर्जी बढ़ जाती है और T2g की एनर्जी जो है वो घट जाती है। ये होता है T2g, है ना। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा O। इसमें ये बैरी सेंटर होता है, पहले स्प्लिटिंग से पहले जो एनर्जी का लेवल होता है उसको बैरी सेंटर कहा जाता है। Eg ऑर्बिटल की एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, Eg ऑर्बिटल की एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, उसको हम लिखते हैं, आपको ये पढ़ाया जाता है, दिस इज अ 0.6 डेल्टा, 0.6 टाइम्स ऑफ CFSE, या इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं 3/5 डेल्टा। और पर इलेक्ट्रॉन जो T2g है उसकी एनर्जी घट जाती है 0.4 डेल्टा से, या इसको हम लिखते हैं 2/5 डेल्टा। ये आपको पढ़ाया जाता है जब स्प्लिटिंग होती है, मतलब। और ये पूरा जो डिफरेंस है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, तो जो डिफरेंस कितना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस अगर लोगे तो दैट इज द ये होता है बेसिकली डेल्टा, है ना। ये बेसिकली जो डिफरेंस है, मतलब ये अगर आप जोड़ोगे तो 0.6 डेल्टा एंड 0.4 डेल्टा, और इसी को हम बोलते हैं डेल्टा, ये होता है डेल्टा ये। अब ये जो डिफरेंस है, ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए बताया है। अब ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने में यहाँ तक उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्व होगी, उतनी हाई एनर्जी चाहिए होगी, मतलब CFSE पे चीज़ें डिपेंड करेगी। इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। ये डिफरेंस ही CFSE होता है। CFSE जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व होगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, है ना।
इसका मतलब ये सब कुछ डिपेंड करेगा CFSE पे, है ना। तो CFSE जितनी ज़्यादा होगी वो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्व होगी, और ये एनर्जी एब्जॉर्व कब ज़्यादा होगी, CFSE कब ज़्यादा होगी। तो CFSE पढ़ाया जाता है कि जब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होता है तो CFSE ज़्यादा होती है, और वीक फील्ड लिगैंड जब होता है तो CFSE कम होती है। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के केस में CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई होती है। आपको पढ़ाया जाता है कार्बन डोनर सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होता है, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर हैलोजन डोनर। तो बेसिकली क्या है कि हम CFSE से बताएंगे, जहां मैक्सिमम CFSE है वहां पे डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर, और ये किस पे डिपेंड करेगा, लिगैंड के नेचर पे। जितना स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा CFSE उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम इन लिगैंड्स को कंपेयर करें तो हमें कंपेरिजन देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात वाटर। अब आप देखो, वाटर 3 लिगैंड है, अमोनिया, एथिलीन डाइएमीन और वाटर। इनको जरा कंपेयर करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि एथिलीन डाइएमीन ये होता है, इसमें डोनर एटम जो है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन है और इसमें जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है। दूसरा लिगैंड है अमोनिया, इसमें भी डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। तीसरा लिगैंड है वाटर, और इसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो ये तो वीक फील्ड लिगैंड है, WFL, ये वीक फील्ड लिगैंड है। ये दोनों स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है क्योंकि इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है। लेकिन दोनों स्ट्रांग फील्ड लिगैंड में ये जो एथिलीन डाइएमीन है ये चिलेशन इफेक्ट भी दिखाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल एटम के साथ रिंग बनाएगा, और जब चिलेशन इफेक्ट होता है तो कॉम्प्लेक्स का CFSE बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा CFSE उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। चिलेशन इफेक्ट CFSE को बढ़ा देता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी ज़्यादा CFSE होता है, और चिलेशन स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इसलिए CFSE को भी इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट CFSE यहाँ पे होगी, यानी कि इस केस में CFSE हाईएस्ट इसकी होगी, फिर अमोनिया की और फिर वाटर की। तो हाईएस्ट CFSE अगर यहाँ पर है तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्व होगी जब इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में जाना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना होगा। तो हाईएस्ट किसके लिए CFSE आएगा, A वाले के लिए, फिर किसका, B का, और सबसे कम CFSE कहाँ पे, C की। यानी कि हाईएस्ट एनर्जी A में एब्जॉर्व होगी, फिर B में, फिर C में। तो ऑर्डर आपको पहला ही मिल रहा है, A, B एंड C बोला था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो देखो कितना बढ़िया सवाल बना है। लिगैंड का नेचर पता होना चाहिए, चिलेशन इफेक्ट पता होना चाहिए, स्प्लिटिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें मिलती है तब जाकर सवाल होता है। तो इसमें पूछा था कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ एब्जॉर्व होगी, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो के केस में CFSE हाईएस्ट होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में भी दोनों में नाइट्रोजन डोनर है, इसमें तो आपने चिलेशन इफेक्ट देखा। सिनर्जिक बॉन्डिंग होता अगर जैसे साइनाइड होता है तो वहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, तो वहाँ CFSE और ज़्यादा होती है। तो ये अलग अलग केसेस बेटा पढ़ाए जाते हैं, तो उन केसेस को आपको ध्यान से समझना है कि कैसे CFSE वैरी करती है। फिर चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल हमारे पास ये है, बोला है कंसीडर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 4 मेटल कॉम्प्लेक्स दिए हैं, कोबाल्ट के ही चारों कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा है ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्व लाइट विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम तो एनर्जी होगी मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है hc/λ, है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्व होने का मतलब हाईएस्ट एनर्जी का रेडिएशन जहां पे एब्जॉर्व हो रहा हो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो इन चारों में आपको क्या बताना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट उस कॉम्प्लेक्स का जो मिनिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है। तो फिर से ये वैसा ही सवाल है जैसा पिछला मिलता हुआ था। पहले आपको देखना है कि मिनिमम वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट एनर्जी कहाँ एब्जॉर्व होगी, तो जहां CFSE हाईएस्ट होगी। CFSE हाईएस्ट कहाँ होगी, जहां पर लिगैंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। तो लिगैंड का कैरेक्टर ही तो चेक करना है। लिगैंड के कैरेक्टर में आप जानते हैं कि कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, फिर आता है नाइट्रोजन डोनर, फिर आता है ऑक्सीजन डोनर, और फिर आता है हैलोजन डोनर, X डोनर। तो आपको ये देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहाँ पे है। जहां सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा वो हाईएस्ट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। इन चारों में आ जाइए। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 अमोनिया है, ये 6 लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। यहाँ 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है ना। यहाँ पे 6 अमोनिया है, यहाँ 5 अमोनिया है, यहाँ 6 साइनाइड है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो होता है, लेकिन साइनाइड जो है सिनर्जिक बॉन्ड भी बनाता है, ये आपको पढ़ाया जाता है। सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है, बैक बॉन्डिंग बनाता है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं
जहाँ पे लिगैंड सेंट्रल एटम को पेयर देता भी है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और सेंट्रल एटम से पेयर को लेकर पाई बॉन्ड बनाता है। ऐसे लिगैंड को सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड कहा जाता है। सिग्मा डोनेट भी करता है और सेंट्रल एटम से पाई को एक्सेप्ट भी करता है, पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है। जैसे साइनाइड उसका बेस्ट एग्जांपल है। पहली बात डोनर एटम कार्बन है ना। अब साइनाइड में डोनर एटम कौन सा है? कार्बन है, कार्बन डोनर है, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर तो स्ट्रांग है, ऑक्सीजन डोनर वीक होता है। यहाँ पे कार्बन डोनर, यहाँ नाइट्रोजन डोनर, क्लोरीन डोनर, और यहाँ अमोनिया डोनर। तो सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड जो आपको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? थर्ड दिख रहा है, ये वाला, दैट इज ये, क्योंकि इसमें डोनर एटम कार्बन है जो सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है ना। अब अगर सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है तो इसका CFAC हाईएस्ट होगा, है ना, इसका CFAC हाईएस्ट होगा। अगर CFAC हाईएस्ट होगा तो ये हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। T2G और EG के बीच में जो CFAC है वो मैक्सिमम होगा, तो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब, तो इस केस में जो एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी हाईएस्ट। अब अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी हाईएस्ट तो लैम्डा होगा मिनिमम। तो आपको ये बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मतलब अब आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स का। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है COCN6, है ना, और इस पर जो चार्ज दिया है वो कितना दिया है? -3 का, तो ये है -3। तो इस हिसाब से कोबाल्ट का चार्ज आएगा +3 का। अब कोबाल्ट का चार्ज है +3 का, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। आर्गन वैसे तो होता है 3d7 4s2, बट 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचेगा क्या? 3d6 बचेगा, है ना, और ये हो जाएगा 4s0। अब लिगैंड क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, D के पास 5 ऑर्बिटल है, 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन 6 है। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा। अगर ये पेयर करा देगा तो 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी पेयर हो गए। सभी पेयर हो गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n 0 हो गया। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी संख्या क्या हो गई बेटा? 0। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू का फार्मूला क्या होता है? √n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला है, जहां n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया। दैट मीन्स जो हाईएस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब मिनिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स ये है, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या है? 0। इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो योर आंसर विल बी 0 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी द 0। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो आपको समझना है कि सवाल क्या कह रहा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हर सवाल कॉन्सेप्चुअल होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, EG एंड T2G ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, CFAC को समझना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड को समझना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, तभी सवाल लगेगा। तो ये इस पर बेस था, और अब मैं आपको ले चलता हूँ बच्चे अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल क्या है बेटा? ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स वैसा ही है, और बट इस सवाल में क्या कह रहा है? फिर से ये इंटीजर टाइप का सवाल है, और आपको बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। पूछ रहा है कि एमंग द गिवन कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है इसमें नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कितने हैं? इस कॉम्प्लेक्स में कितने कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है? तो बेटा पैरामैग्नेटिक बताना है तो फिर से वही बात कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है, कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। अब आपको ये चेक करना है। तुम्हारे पास ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है आपके पास क्या? FeCN6, और इस पर चार्ज कितना है? +4 का, है ना। बेसिकली बेटा ये +4 नहीं होना चाहिए, ये जो है वो -4 का चार्ज होना चाहिए। ये FeCN6 -4 होना चाहिए, मिसप्रिंट है बेटा, ये -4 होना चाहिए। ये -4 का चार्ज होगा तो यहाँ पे जो आयरन है उस पर +2 का चार्ज आएगा। +2 वाला आयरन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Fe+2, तो कॉन्फ़िगरेशन होता आर्गन, और ये बचेगा केवल 3d6, है ना, 3d6, 4s2, s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब D के पास 5 ऑर्बिटल है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे लिगैंड कैसा है? CN, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये पेयर करा देगा। जब पेयर करा देगा तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गए। अब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गया, और अगर n 0 हो गया, है ना, तो इसका मतलब है कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो डायामैग्नेटिक हो गया। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स तो डायामैग्नेटिक हो गया। तुमसे पूछा है कितने कॉम्प्लेक्स हैं जो पैरामैग्नेटिक होंगे, तो ये तो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोई अनपेयर्ड बच ही नहीं रहा।
दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है FeCN6 एंड -3। जब ये आएगा तो यहाँ पे चार्ज +3 का आएगा, और जब Fe+3 का केस होगा तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, और बेटा ये 3d5 हो जाएगा। 3d5 है, d के पास 5 ऑर्बिटल है, राइट, 1 2 3 4 5। लिगेंड अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर कराएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा तो ये इससे पेयर्ड हो जाएगा और ये वाला इससे पेयर्ड हो जाएगा, ये अनपेयर्ड बचेगा। यानी कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बेचा अभी भी बचेगा, ये पेयर और ये अनपेयर्ड। यानी कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा, और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा। दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन तो पैरामैग्नेटिक में है, तो एक ऑप्शन तो ये मिला। तीसरा क्या है, TiCN6 -3, है ना। तो चलिए देखते हैं TiCN6 -3, TiCN6 -3। अब अगर आप देखिए -3 है तो यहाँ पे टिन का चार्ज आएगा +3 का। टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है। कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d2 4s2, ये होता है। बट ये टिन नहीं है, टिन +3 है। +3 है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3 निकलेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, आर्गन, और ये बचेगा 3d1 एंड 4s0। 3 निकल गया, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, लेकिन फिर से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी बचेगा। डी में 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब ये वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। तीसरा पैरामैग्नेटिक है। चौथा चेक करते हैं, NiCN4। NiCN4 -2 होता है बेटा, ये -2। अब यहाँ निकिल का जो चार्ज है वो +2 का आएगा। निकिल +2 के स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन, और ये होता है बेटा 3d8, ठीक है। +2 के स्टेट में ये होता है 3d8 एंड दिस इज द 4s0। अब d के पास क्या है, 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 8 है, बट लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा तो ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। यानी कि n बराबर 0, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। यानी कि ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायामैग्नेटिक होगा, तो ये ऑप्शन चला गया। लास्ट में है COCN6 -3। अब COCN6 -3 को देखिए, तो यहाँ पे है ये आपका COCN6 एंड दिस इज -3। तो यहाँ कोबाल्ट का चार्ज कितना आएगा, +3 का। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d7 4s2, बट 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बचेगा आर्गन 3d6, है ना, 3d6 बचेगा। और अब यहाँ पर आइए तो D के पास कितना है, 5 ऑर्बिटल, और अगेन यहाँ पे साइनाइड कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो पेयर करा देगा। पेयर करा देगा तो ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन थे। यानी कि यहाँ भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, डायमैग्नेटिक होगा। इसका मतलब ये भी डायमैग्नेटिक होगा, पैरा नहीं होगा। तो इन पांचों ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4 5 में से केवल 2 ऑप्शंस हैं जो पैरामैग्नेटिक है, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जा रहे हैं। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक स्पीसीज पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2। कौन कौन सा पैरामैग्नेटिक है, एक तो ये वाला आपको पैरामैग्नेटिक मिलेगा और एक ये वाला, बाकी सारे जो हैं वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो ये भी आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कैरेक्टर है, पेयर कराता है या नहीं कराता, आपको लिगेंड पता होना चाहिए। लिगेंड कार्बन डोनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब कुछ में जब क्लियरिटी होगी तभी बेटा सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर था, और अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला सवाल ये है कि रिएक्शन ऑफ COH2O का होल 6, ये है कोबाल्ट हेक्सा एक्वा एक कॉम्प्लेक्स है, इस पे चार्ज क्या है, +2 का है। बोला कि इसकी रिएक्शन कराई जा रही है विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, मतलब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के एक्सेस से, ठीक है, अमोनिया के एक्सेस से रिएक्शन करा रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट अ डायामैग्नेटिक प्रोडक्ट। बोला कि जब हम इसकी अमोनिया के एक्सेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो डायामैग्नेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो है कोबाल्ट +2 स्टेट में, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, ये होगा 3d7 4s0, सॉरी कोबाल्ट +2 स्टेट में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d7 4s0, और यहाँ D के पास 5 ऑर्बिटल है और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ये पैरामैग्नेटिक है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। लेकिन जब अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3 का होल 6, है ना, ये
NH3 का होल 6, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना वो डायामैग्नेटिक है। अब डायामैग्नेटिक कब हो सकता है ये देखना है, क्योंकि अगर यहाँ कोबाल्ट +2 है तो यहाँ बेटा कोबाल्ट जो है +3 स्टेट में आना चाहिए डायामैग्नेटिक होने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पूरे पे चार्ज +3 का आएगा तभी इस पे +3 आएगा, क्योंकि अगर कोबाल्ट +3 में जाएगा तब जाके ये कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन और ये होगा 3d6 4s0 और डी के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए डायामैग्नेटिक अगर होना है, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और ये इनको इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा और ये स्पीसीज डायामैग्नेटिक होगी, क्योंकि अगर चार्ज नहीं बदलेगा तो ये 3d7 होगा और 3d7 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जबकि सवाल कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ दिस विद एक्सेस ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट अ डायामैग्नेटिक प्रोडक्ट। तो डायामैग्नेटिक प्रोडक्ट देने के लिए कोबाल्ट को +2 नहीं +3 स्टेट में आना पड़ेगा। ठीक है, तो बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये है सवाल। तो देखो अब फिर से वही बात, ये को और अच्छा सवाल बन गया कि तुमको पता है कॉन्फ़िगरेशन D6 है और ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बना, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो कॉम्प्लेक्स बना वो ये बना CO NH3 का होल 6 और ये +3 है। यहाँ पे कोबाल्ट है +3 स्टेट में है, कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन और ये है बेटा 3d6 है ना। इसकी जो स्प्लिटिंग होती है Eg की एनर्जी बढ़ती है, T2G की एनर्जी घट जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये आपका T2G होता है और ये आपका Eg होता है। ठीक है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है और लिगैंड कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो यहाँ पे CFSE हाई होती है, CFSE हाई होती है और P होता है मीन पेयरिंग एनर्जी। मीन पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और मीन पेयरिंग एनर्जी लो होती है। जब भी CFSE हाई होती है तो मीन पेयरिंग एनर्जी लो होती है। मीन पेयरिंग एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को हुन्स रूल के अगेंस्ट पेयर करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप पेयर नहीं होते। हुन्स रूल कहता है कि ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो आपको बाहर से एक एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड होती है, जिसे मीन पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। तब इलेक्ट्रॉन हुन्स रूल के अगेंस्ट पेयर होते हैं। इस केस में CFSE हाई और मीन पेयरिंग एनर्जी लो होती, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयर हो जाते हैं। मीन पेयरिंग एनर्जी लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा यहाँ भर दिया। अब चौथा Eg में जाएगा या चौथा यहीं रहेगा। तो क्योंकि ये जो CFSE है डेल्टा ये हाई है, अब अगर डेल्टा हाई है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है और मीन पेयरिंग एनर्जी लो है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की जगह यहाँ पे पेयर हो जाएगा, क्योंकि मीन पेयरिंग एनर्जी लो है। इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठवां इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो ये बनेगा, दैट मीन्स कि यहाँ T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर हो जाएगा। अगर ये D7 होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता, बट D6 है इसलिए पेयर हो गया। तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये सवाल क्या कह रहा था, चलिए देखते हैं। बोला है कि इस कॉम्प्लेक्स को जब अमोनिया से रिएक्शन कराया तो एक डायामैग्नेटिक प्रोडक्ट बना। डायामैग्नेटिक प्रोडक्ट क्या बना, ये बना। इस डायामैग्नेटिक प्रोडक्ट में जो T2G ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G। तो आपने निकाला कि इसके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 होगा, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा 6। कितना बढ़िया सवाल है, देखो मतलब पूरा रिफाइन करके मैं सवाल लाया हूं जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, स्प्लिटिंग क्लियर हो जाए, वीक फील्ड लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब जाकर आपको पूरी कहानी को कनेक्ट करोगे और तब जाके बेटा ये सवाल सॉल्व होगा। तो ये हमारे सामने 6 क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा सवाल था बच्चे। और अब मैं ले चलता हूँ आपको अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बेटा ये है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है इफ CuH2O का होल 4 एब्जॉर्ब अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फॉर DD ट्रांजिशन। पहली बात कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कॉपर sp3 हाइब्रिड होगा, वाटर जो है वीक फील्ड लिगैंड होता है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसमें DD ट्रांजिशन होता है। मतलब DD ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक D से दूसरे D में जाता है, Eg से T2G में या T2G से Eg में जाता है, इसको DD ट्रांजिशन कहा जाता है। जब ऐसा हो रहा है
तो जब डी ट्रांजिशन हो रहा है तो उस केस में देन द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी, कहानी है टेट्राहेड्रल की और सीएफएसी पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल का। तो पहले तुम ये देखो कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसका सीएफएसी कितना होगा। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है डी के पास ये 5 ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें इसकी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G की एनर्जी ज्यादा होती है, जो स्प्लिटिंग होती है वो ऐसी होती है T2G और EG ये होता है, स्प्लिटिंग ऐसे होती है। और जब इलेक्ट्रॉन यहां बोला कि यहां से यहां जा रहा है तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, 600 नैनोमीटर। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? तो पहले ये देखो कि टेट्राहेड्रल का सीएफएसी कितना होगा। तो टेट्राहेड्रल का जो सीएफएसी होगा वो होगा HC अपॉन लेमडा, वैल्यू रख दोगे। H की वैल्यू यहां पे दिया है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट दिया है 3.08 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन यहां से लेमडा दिया है 600 नैनोमीटर, मीटर में बनाओगे तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगी। ये अप्रॉक्सीमेटली आप सॉल्व करोगे बेटा, तो अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व होकर ये वैल्यू आप सॉल्व करके देखना लगभग 340 इंटू 10 की पावर माइनस 21 जूल आएगी। मतलब अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती। ये टेट्राहेड्रल का सीएफएसी है, बट यहां से पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब आपसे ऑक्टाहेड्रल का पूछ रहा है, दिया है टेट्राहेड्रल का, पूछ रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होता तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती या सीएफएसी क्या होती। तो टेट्राहेड्रल का आपने निकाल लिया। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की सीएफएसी में एक रिलेशन ये पढ़ाया जाता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका सीएफएसी 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल होता है। मतलब ये कि टेट्राहेड्रल का सीएफएसी ऑक्टाहेड्रल से कम होता है, या जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसका सीएफएसी बेटा 9/4 टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल होता है, और ये पूछा जा रहा है। तो ये 9/4 और टेट्राहेड्रल का आपने निकाला अभी कितना आ रहा है 340 इंटू 10 की पावर माइनस 21 जूल। आप इसको सॉल्व करोगे लगभग ये 765 इंटू 10 की पावर माइनस 21 जूल के आसपास होगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स अगर ऑक्टाहेड्रल होता, बहुत अच्छा सवाल है, कहानी है टेट्राहेड्रल की, पूछा जा रहा है ऑक्टाहेड्रल का, तो पहले तुमने टेट्राहेड्रल का सीएफएसी निकाला और फिर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को रिलेट किया और फिर इस सवाल को सॉल्व किया, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 765 के आसपास आएगा। यानी कि यही पूछ रहा है कि अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि डेल्टा ओ पूछ रहा है। अक्सर ये बच्चे गलती करते हैं और सवाल को यहीं खत्म कर देते हैं, बट ये टेट्राहेड्रल का सीएफएसी, ऑक्टाहेड्रल का तो बेटा आएगा 765 इंटू 10 की पावर माइनस 21 जूल, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बेटा 765। और अब चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। काफी अच्छा सवाल था। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे पास है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स अब फार्मूला COEn ट्वाइस Cl3। मतलब ये कॉम्प्लेक्स दिया है जिसका फार्मूला है CON ट्वाइस Cl3, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का आपने 3 मोल लिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का आपने 3 मोल्स लिया, ठीक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का आपने 3 मोल लिया। गिवन 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मतलब बोला जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है और इसकी रिएक्शन आपने सिल्वर नाइट्रेट से कराई। अब जब AgNO3 से कराई आपने, इसको एक्सेस में ले लिया, तो बोल रहा है कि 3 मोल, यहाँ पे देखिए 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मतलब इसकी जब इससे रिएक्शन कराई जा रही है तो आपको 3 मोल AgCl मिल रहा है, ठीक है। 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है। तो बोला द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स। मतलब इसकी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बोला गया कि इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस से आपने ट्रीट किया और 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। 3 मोल AgCl गेट प्रेसिपिटेटेड। अब आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होनी चाहिए। तब आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये 3 एक्सेस में लिया और 3 मोल AgCl बना और इसका 3 मोल लिया, तो इसके 3 मोल से 3 Cl निकला और 3 AgCl बन गया। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का अगर 1 मोल होता तो केवल 1 Cl निकलता है यहाँ से, है ना, यही तो मतलब हुआ। यानी कि अगर आप सोचिए कि ये कॉम्प्लेक्स अगर ऐसा रहा होता कुछ, CO En का होल ट्वाइस एंड Cl2 और बाहर 1 Cl होता, तो एक अगर आप इसका 1 मोल लेते इस कॉम्प्लेक्स का और आप इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते, तो बाहर 1 Cl है तो 1 मोल AgCl बनता, है ना।
तो 1 मोल अगर लेते तो 1 मोल बनता, और 3 मोल लेते तो 3 मोल बनता। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा कि इसके बाहर जो है यहाँ पे 1 Cl होगा और अंदर 2 Cl और टोटल 2 En का होल ट्वाइस होगा, यानी कि एथिलीन डाइएमीन होगा। अगर आप सोचिए अब इस कॉम्प्लेक्स का आप 3 मोल ले लीजिए, तो ये CO En, ये En का होल ट्वाइस एंड दिस इज अ Cl2 और बाहर आता Cl। अब आप इसको सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स में 1 Cl है तो 3 है तो 3 Cl बाहर होगा। इसका मतलब यहाँ से 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट, 3 मोल ऑफ AgCl गेट प्रेसिपिटेटेड, यानी कि 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। कब बनेगा? जब बाहर एक मोल में 1 Cl होगा, 3 मोल से 3 Cl मिलता, 3 AgCl बनता। इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स रहा होगा एक्चुअल में उसका फार्मूला ये रहा होगा, ये फार्मूला रहा होगा 1 मोल का। और इस फार्मूले में देखिए तो 2 En है और 1 Cl है, यानी कि आपको ये पता चल गया कि जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली वो कुछ ऐसा है, CO En का होल ट्वाइस और ये Cl2 और बाहर 1 Cl। अब ये एथिलीन डाइएमीन है, ये बाइडेंटेट लिगैंड होता है ना, बाइडेंटेट, और ये Cl है, ये मोनोडेंटेट है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब 2 एथिलीन डाइएमीन है, अब एक एथिलीन डाइएमीन जो है वो CH2NH2 होता है, CH2NH2। एक एथिलीन डाइएमीन जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 एथिलीन डाइएमीन है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 4 तो ये बनाएगा और 2 ये बनाएगा, टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। वार्नर की थ्योरी यही कहती है कि जो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं दैट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। वार्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी में यही कहा जाता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बराबर होती है, अनआयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, तो टोटल इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 6, है ना। और इस तरह से ये वार्नर की थ्योरी से रिलेटेड सवाल है, AgCl का प्रेसिपिटेट बना, उसको लेकर इस सवाल को फ्रेम किया गया। तो चलिए चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला सवाल हमारे पास ये है, बोल रहे हैं द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसका फार्मूला एक तो ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। इसमें टोटल कितने कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? 4 ऑप्शन दिया है, 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 और इस तरह से 4 ऑप्शन है, यानी कि आपको सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना पड़ेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए एक तो ज्योमेट्री पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, क्योंकि बिना ज्योमेट्री के आप बता नहीं पाओगे। और फिर उसमें भी आपको केस देखना पड़ेगा कि स्क्वायर प्लेनर में भी कौन सी कंडीशन बन रही है। जैसे 4 कंपाउंड है, एक एक करके देखते हैं सब में कितने होंगे। सबसे पहला कंपाउंड है, पहला कंपाउंड आपको दिया है PT, यहाँ से है Cl2, ये है NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स में आप देखिए तो ये पहली बात तो प्लैटिनम सेंट्रल एटम है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट प्लैटिनम के साथ लिगैंड स्ट्रांग फील्ड होता है, क्योंकि ये जो प्लैटिनम है वो 5D सीरीज में आएगा, और 5D सीरीज के लिए सभी लिगैंड स्ट्रांग फील्ड होते हैं। और स्ट्रांग फील्ड के साथ साथ यहाँ प्लैटिनम का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो DsP2 आएगा, और इसकी जो ज्योमेट्री है दैट विल बी द स्क्वायर प्लेनर, यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर होगी। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसका जनरल फार्मूला आप देखिए तो ये फार्मूला Ma2B2 टाइप का है, 2A है 2B है, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसमें सिस और ट्रांस बनेंगे। एक केस इसका ये बनेगा कि प्लैटिनम है, इसके साथ ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें 2 Cl लगा है और यहाँ पे 2 अमोनिया लगा है। एक केस आपके पास ये है। दूसरा केस आपके पास ये है कि प्लैटिनम है और यहाँ पर देखिए तो इस तरह से यहाँ पर ये केस है, यहाँ पे Cl चला गया, ये अमोनिया है और ये अमोनिया है। इसका मतलब है कि इसके 2 बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, है ना। इस फार्मूले वाले के वैसे भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, यहाँ Cl के बीच का एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री है, यानी कि सिस एंड ट्रांस, यानी कि इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, पहले के 2 बनेंगे। ठीक, दूसरा केस है NiCO4। जो NiCO4 है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। निकेल यहाँ sp3 हाइब्रिड होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में आप सीखते हैं, सिखाया जाता है, क्योंकि बिना हाइब्रिडाइजेशन के तो ज्योमेट्री पता नहीं चलेगी। पहली बात ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, और एक बात याद रखना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, है ना, तो इसका GI बनेगा ही नहीं। और वैसे भी देखो, क्योंकि यहाँ GI बनने के लिए जो सेम टाइप के लिगैंड है उनके बीच का एंगल अगर 90 है तो सिस है और 180 है तो ट्रांस है। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये 4 CO आपको दिख रहा है और इसमें सभी CO के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, है ना। तो पहली बात, या तो एंगल 90 होना चाहिए और या तो 180 होना चाहिए। सिस है तो 90, 180 है तो ट्रांस।
है ना। दोस्तों यहाँ पे एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट का, मतलब ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अभी जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इसके अलावा चाहे ये लिगैंड डिफरेंट भी होते तो भी जीआई शो नहीं करता, यानी कि इसका कोई भी जीआई नहीं बनने वाला है ना। तो इसका कोई जीआई नहीं बनेगा, मतलब पहले का 2 बनेगा, दूसरे का 0 बनेगा। तो पहले का 2 और दूसरे का 0, तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड वाला। क्लियरली आपको दिख रहा है कि थर्ड है, क्योंकि पहले में 2 बनेंगे, इसके 0 बनेंगे। हालांकि आप चाहे तो आगे चेक भी कर सकते हैं, बट आपको टाइम अगर सेव करना है तो आप ऐसे भी ऑप्शन बता सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास है Ru H2O का होल थ्राइस एंड Cl3। जरा इसको देखते हैं। तो तीसरा कॉम्प्लेक्स है Ru H2O का होल थ्राइस एंड ये है Cl3, है ना। इसका जो बेसिक है वो बन रहा है इस तरह का Ma3B3, ये केस बन रहा है। अब Ma3B3 जब फार्मूला होता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 या d2sp3 होगा, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, ये क्लियर है कि ऑक्टाहेड्रल होगी। और इस तरह का जब कोई फार्मूला है कि 3 सेम लिगैंड और ये 3 सेम लिगैंड, तो जब इस तरह का कोई फार्मूला होता है तो जीआई शो करता है। और इसके 2 फॉर्म बनते हैं, एक फेसियल बनता है और एक मेरिडोनल बनता है। फेसियल फॉर्म में क्या होता है कि इसमें 3 ए हैं, तो तीनों ए को एक तरफ कर दो और तीनों बी को एक तरफ कर दो, तो ये ए, ये ए, ये ए हो गया, ये बी और ये बी, और इस फॉर्म को फेसियल कहा जाता है। फेसियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अगर आप इसको और इसको मिलाओ तो ये तीनों एक फेस पे आते हैं। सिमिलरली अगर आप इसको और इसको मिलाओ तो ये जो तीनों बी है वो इस फेस पे आते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म को फेसियल फॉर्म कहा जाता है। और ये वाला फॉर्म जो है एक्चुअली में सिस होता है, ठीक है। ट्रांस में क्या होता है कि इसमें कुछ अपोजिट चला जाता है। जैसे ट्रांसफॉर्म ऐसा बनता है, जैसे ये एम है तो यहाँ पर ये ए, अब ध्यान से देखिएगा ट्रांस बनता कैसे है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ए के है, यहाँ पर ए है और ए के यहाँ आ गया। सिमिलरली यहाँ पे बी है, यहाँ बी है और ये बी यहाँ आ गया। तो अब देखो ए के अपोजिट में ये चला गया और यहाँ बी के अपोजिट में बी आ गया। तो ये वाला फॉर्म ट्रांसफॉर्म कहलाता है। और इस फॉर्म को मेरिडोनल फॉर्म या मर फॉर्म कहा जाता है। क्यों मर फॉर्म कहा जाता है? क्योंकि अगर आप यहाँ से एक मेरिडियन खींचो तो इस मेरिडियन पे आते हैं दोनों लिगैंड 180 डिग्री पे, तो ये वाला फॉर्म ट्रांसफॉर्म कहलाता है। और साथ साथ ये वाला फॉर्म जो है वो मेरिडोनल फॉर्म कहलाता है। तो फेसियल और मेरिडोनल फॉर्म बनता है इसका। अब यहाँ पे ये 3 अमोनिया हो जाएगा, यहाँ 3 क्लोरीन हो जाएगा, है ना। तो वो तो आप लिगैंड रख लोगे, बट एक जनरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो इसके भी 2 केस बनते हैं, सिस एंड ट्रांस, यानी कि एक को सिस बोलते हैं फेसियल, ट्रांस को बोलते हैं मेरिडोनल, और इसके भी 2 फॉर्म यहाँ पर बनते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और कंपाउंड आता है, ये COCl2NH3 का होल 4। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये है COCl2 और NH3 का होल 4, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो है वो प्लस है। अब आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में देखिए तो कोबाल्ट के साथ 2 क्लोरीन और यहाँ पे 4 अमोनिया है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। और ये जो केस बनता है वो बनता है कुछ इस तरह का Ma2B4, इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स है। और ये भी GI शो करता है जिसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चारों बी को एक तरफ रख लो और यहाँ पर ए को एक तरफ रख लो। तो यहाँ ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है और ये फॉर्म बन जाता है सिस, है ना। अब ए को आप अपोजिट ले जाओ, तो जब ए को अपोजिट ले जाओगे तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे जैसे ए के यहाँ रख दिया, ए के यहाँ रख दिया, ये ट्रांस बन गया यहाँ पे। तो ये कोई एक भी ट्रांस हो जाए अगर, वरना आप कहो कि सर यहाँ तो बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन आप इसको ट्रांस क्यों नहीं कह रहे हो, इसको सिस क्यों नहीं कह रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये तो 90 है, बट ये ए और ए अपोजिट है। कोई एक भी अगर ट्रांस हो गया, कोई एक भी ट्रांस हो गया तो उसको ट्रांस में ही गिना जाता है, सिस में नहीं गिना जाता। और यहाँ पर देखो कोई भी अपोजिट नहीं आ रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90, ये 90, ये है, और इसमें क्या आ रहा है कि बी है और ए के एग्जैक्ट अपोजिट में यहाँ पर ए आ रहा है, और इसलिए ये वाला फॉर्म जो है वो ट्रांस बनता है। तो यहाँ पर भी इसके टोटल 2 बनते हैं। तो इसका मतलब 3 के 2 बनेंगे, 1 का 0 बनेगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला जाएगा। पहले का 2, दूसरे का 0, तीसरे का 2 और चौथे का भी 2। और इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अलग अलग बेटा केस पढ़ाए जाते हैं, उस केस में इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो आपको हर केस को बहुत क्लैरिटी के साथ समझना होगा। फिर चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर the given complex ion are arranged correctly with respect to their decreasing spin only magnetic moment। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको पता है कि जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो उसका फार्मूला आता है √NN+2 बोर मैग्नेटॉन BM। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला। जहाँ पर N को क्या कहते हैं? जहाँ पे N को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, ठीक है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड होता है। तो आपको अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, है ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन, वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इससे चेक किया जाता है। जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उसका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी। तो चारों कॉम्प्लेक्स में तुम्हें सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, पहला कॉम्प्लेक्स है Fe, ये है F6 और ये है -3। यहाँ पे आयरन है, आयरन पे चार्ज +3 आएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आर्गन, देखो आयरन का होता है 3d6 4s2, बट 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आर्गन ये बचेगा 3d5, केवल 3d5 बचेगा। डी के पास टोटल 5 ऑर्बिटल हैं और ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और ये पांचों अनपेयर्ड हैं। दूसरा, ये जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगैंड है और वीक फील्ड लिगैंड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता। इसका मतलब है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 5 होंगे, यानी कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, है ना। दूसरा केस क्या है आपके पास, ये वाला है। दूसरा केस है आपके पास CO NH3 का होल 6 और ये है +3, ठीक। अब इसमें कोबाल्ट पे जो चार्ज आएगा वो +3 आएगा। अगर हम कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखें कोबाल्ट का, तो होता क्या है, आर्गन वैसे होता है 3d7 4s2, है ना, 27 होता है, 27 एटॉमिक नंबर होता है। बट यहाँ पे +3 का चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 2 s से और एक d से निकलेगा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन केवल बचेगा 3d6। अब यहाँ पे d के पास है 5 ऑर्बिटल, ठीक, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है। और अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन आप भरोगे वो पेयर फॉर्म में भरेंगे, 2 2 4 2 6, यानी कि इस केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे n बराबर 0 होगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो बहुत ज्यादा होगा और इसका 0 होगा, यानी कि सेकंड का तो 0 हो गया। अब चेक करते हैं थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। थर्ड है NiCl4 -2, तो चलो थर्ड का देखते हैं। जो थर्ड है वो है NiCl4 -2। अब यहाँ पे निकिल का जो चार्ज है वो +2 का आएगा। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d8 4s2, बट यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये केवल बचेगा 3d8, ठीक। अब d के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑर्बिटल। और यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो आपने भरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अब देखो क्लोरीन यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड तो है, लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, क्लोरीन इज द वीक फील्ड लिगैंड, है ना, ये क्या है, वीक फील्ड लिगैंड। और वीक फील्ड लिगैंड है तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराएगा। अब अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है और इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराता, तो वीक फील्ड लिगैंड अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराएगा तो होगा क्या कि अनपेयर्ड रहेंगे और यहाँ 2 अनपेयर्ड रहेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, है ना। फिर उसके बाद आते हैं चौथा केस। चौथा क्या है, यहाँ पे NH3 का होल 4 +2, है ना। अब यहाँ पर ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट होगा, एक्चुअल में CH लिखा है बट दिस विल बी द कोबाल्ट, है ना, ये कोबाल्ट है CO NH3 का होल 4 +2 है, तो कोबाल्ट का ये देख लेते हैं। तो आपके पास ये क्या है, CO NH3 का होल 4 एंड दिस इज द +2। अब यहाँ पे कोबाल्ट पे भी जो चार्ज है वो +2 का होगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, है ना, 27 3d7 4s2, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि +2 का चार्ज है, तो ये बचेगा बेटा 3d7, है ना। अब D के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल, आपने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज कैसा है, +2 का है, ठीक है। अब अगर इस पे +2 का चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, निकाल दिया, 3d7 बचा। बट ये अमोनिया कैसा है, अमोनिया एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा। जब यहाँ चला आएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इट हैज़ अ 5 ऑर्बिटल, जिसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पेयर और यहाँ पर अनपेयर्ड है, ठीक है। इट हैज़ अ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो अब आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स है, चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले में 5 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 2 है और चौथे में 1 है, यानी कि हाईएस्ट होगा फर्स्ट का और लोवेस्ट होगा सेकंड का, और इन दोनों में इसका ज़्यादा होगा। तो अब आप यहाँ से चेक कर लो, चलो देखते हैं। तो हाईएस्ट होगा फर्स्ट का और लोवेस्ट होगा सेकंड का।
तो ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, देख लो, हाईएस्ट है फर्स्ट का, लोवेस्ट है सेकंड का, और थर्ड और फोर्थ में थर्ड का ज़्यादा है। तो आपने इस तरह से क्या किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेक किए और उसके हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट को निकाला। कई सारे सवाल बनते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करना है, उसके नंबर को चेक करना है और उसके हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट को डिसाइड करते हैं। तो बढ़िया सवाल था। अब चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिए। तो बोल रहा है ये कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, स्टीरियो का मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात की जा रही है ना। इसमें जो OX है वो ऑक्सिलेट आयन है, ये बाइडेंटेट लिगैंड है, COO माइनस, ये दोनों मोनोडेंटेट लिगैंड है, ठीक है। सबसे पहला केस है कि ये एक तो ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है ना। देखते हैं कि क्या ये जो है वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या, और अगर ज्योमेट्रिकल शो करता है तो फिर आपको ये केस देखना पड़ेगा कि क्या इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकता है ना। दूसरी बात, ये कॉम्प्लेक्स में टोटल अगर आप देखो तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बाइडेंटेट लिगैंड है। तो इसका देखो एक केस तो ये बन सकता है कि ये है कोबाल्ट, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बनेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। इसमें एक OX यहाँ लग गया, बाइडेंटेट है, ऐसे एक OX यहाँ लग गया, ये बाइडेंटेट लिगैंड है, और साथ में यहाँ पर 2 अमोनिया है, तो NH3 है और ये NH3 है, 2 अमोनिया है। अब इसमें अगर आप देखो तो अमोनिया और अमोनिया सेम साइड है और ये फॉर्म सिस बन रहा है, ये सिस है। तो बेटा इसका एक ट्रांस भी बनेगा कि आपने क्या किया, CO है, यहाँ पर आपने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं इस तरह से, इट है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और आप क्या कर सकते हैं, OX यहाँ लगा दिया, OX यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर 2 अमोनिया है और ये वाला फॉर्म इसका ट्रांस बन जाएगा, अमोनिया के अपोजिट अमोनिया और यहाँ पे ट्रांस है, ठीक है। तो 2 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस और ट्रांस। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स देखना है तो फिर आपको सिमेट्री देखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है अगर उसमें सिमेट्री आती है। आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो। तो जैसे ये 2 फॉर्म है, तो इस फॉर्म में क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ये दोनों एक ही प्लेन पर हैं और इसको बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, काटा जा सकता है। और अगर हम बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इस कंपाउंड में सिमेट्री आ जाती है, और अगर सिमेट्री आ गया तो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा, इसका केवल ज्योमेट्रिकल होगा लेकिन ऑप्टिकल नहीं बनने वाला। लेकिन इस वाले में देखो तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं आएगी। अब कोई कहेगा कि सर आप इसको ऐसे काट दो तो सिमेट्री आ जाएगी, बट ऐसे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्री तब आती जब ये दोनों एक ही प्लेन पर होते हैं, और ये दोनों एक प्लेन पर नहीं है। ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन पर है, बट ये वाला बॉन्ड अगर अबव द प्लेन है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन है ना। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको देखने में सिमेट्री लग सकता है क्योंकि आपको लग रहा है कि बराबर पार्ट में कट गया, लेकिन ये तब होता जब ये सब कुछ एक ही प्लेन पर होता। इसमें ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो यहाँ किसी तरह की कोई भी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर यहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिमेट्री नहीं, इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। अब अगर इसका फॉर्म ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो ऑप्टिकल एक्टिव के 2 केस बनेंगे, एक डी बनेगा और एक एल बनेगा, एक डेक्स्ट्रो बनेगा और एक लीवो बनेगा। यानी कि आप ध्यान से देखो, इसके 2 फॉर्म है, सिस में 2 केस बनेगा, एक सिस का डी बनेगा, एक सिस का एल बनेगा, और ट्रांस का कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगा। तो अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो ये 2 ज्योमेट्रिकल है, इसमें से एक ज्योमेट्रिकल जो है उसके 2 फॉर्म बनते हैं, सिस और ट्रांस। तो टोटल 2 फॉर्म तो ये बन गए है ना भाई, इसका भी सिस का डी, सिस का एल, और एक फॉर्म ये बन गया। तो टोटल जो इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे उस टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल जो स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर है दैट विल बी 3। यानी कि इसके जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे उसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 3। और इस तरह से हम इस पूरे टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, इस पूरे तरह से इस पूरे केस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये पूरी कंडीशंस यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो ये इसका केस था। अच्छा सवाल है, तो आपको समझना पड़ेगा, मतलब इन डेप्थ जाकर स्टीरियो आइसोमरिज्म को समझना है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझना है। और अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं, तो उसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट आप चीजों को सही तरीके से समझें। फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे पास ये है, बोल रहा है द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE की बात कर रहा है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स और इसका CFSE बताना है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE। ठीक है, तो अब आपको CFSE का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे हम बताते हैं CFSE को, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे होता ये है कि जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है,
और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, CFT के अकॉर्डिंग। अब क्या है कि d के पास होते हैं टोटल 5 ऑर्बिटल, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं जिसमें से एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है dz स्क्वायर। ये तीनों कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं T2g और ये दो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं EG, है ना। डी और ये दो डी ऑर्बिटल है, इस कॉम्प्लेक्स के दो डी ऑर्बिटल EG हैं और 3 T2g हैं। ये नॉन एक्सियल है, ये एक्सियल है। आपने पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक ये बैरी सेंटर होता है, इसके रिस्पेक्ट में EG की एनर्जी बढ़ जाती है, EG ऑर्बिटल अलग हो जाता है और T2g ऑर्बिटल स्प्लिट होकर अलग हो जाता है, ठीक। ये होता है। होता क्या है कि ये वाला सेंटर जो है वो बैरी सेंटर कहलाता है, ठीक है। ये बैरी सेंटर होता है। अब अगर कोई भी इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ही EG वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी बढ़ती है और T2g वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी घट जाती है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसकी जो एनर्जी बढ़ती है वो बढ़ती है प्लस 0.6 डेल्टा से, डेल्टा O, या इसी को हम 3/5 डेल्टा O बोलते हैं। डेल्टा O होता है CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो इसकी एनर्जी घट जाती है कितना, -0.6 डेल्टा से, सॉरी -0.4 डेल्टा से। इसका T2g ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट जाती है -0.4 डेल्टा से, या हम इसको बोलते हैं -2/5 डेल्टा। ये होता है एक तो केस, ये होता है, ठीक है। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात होती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप इसमें अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखिए तो ये दोनों लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है, फ्लोरीन और वाटर, और इस पर कोबाल्ट पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, +3 का है। तो अगर आप कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो ये होगा आर्गन और ये होता है 3d6, है ना, 4s0 ये आएगा। वैसे तो होता 3d7 4s2, बट 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कॉन्फ़िगरेशन बचेगा आर्गन एंड दिस इज अ 3d6, ठीक है। ये जो केस बनेगा वो 3d6 का बनेगा। और ये लिगैंड क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है तो वीक फील्ड लिगैंड क्या करता है, वीक फील्ड लिगैंड के केस में जो CFSE है वो होता है लो और मीन पेयरिंग एनर्जी होती है हाई। मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, वो एक एक करके भरता है और यहाँ हुन्स रूल फॉलो होता है। तो अब है क्या कि जैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 को भरोगे तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरे जाएंगे 1 2 एंड 3, चौथा पेयर नहीं होगा क्योंकि इसका मीन पेयरिंग एनर्जी हाई और CFSE लो है। ये लो है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे और छठवां यहाँ पे, तो कुल मिला के ये है। तो इसमें क्या है कि आपने हुन्स रूल के हिसाब से ही भरा है ना। आपने जैसे क्या होता कि अगर मान लो यहाँ नहीं भरते, इसको पेयर करते तो तुम हुन्स रूल के अगेंस्ट पेयर करते, तो तुम जबरदस्ती एक एनर्जी देते इलेक्ट्रॉन को। हुन्स रूल के अगेंस्ट पेयर करने के लिए एक एनर्जी भी चाहिए जिसको मीन पेयरिंग एनर्जी P कहा जाता है। बट आपने यहाँ हुन्स रूल को फॉलो किया है, कोई भी पेयर अपने से नहीं बनाया है, जो भी पेयर ये बना है ये नेचुरली बना है। तो इसके लिए जो मीन पेयरिंग एनर्जी आएगी वो 0 आएगी क्योंकि आपने हुन्स रूल के अगेंस्ट जाके कोई पेयरिंग नहीं की है, तो मीन पेयरिंग एनर्जी तो 0 है। रही बात नेट CFSE निकालने की, तो आप नेट CFSE कैसे निकालते हो। अगर आप देखो नेट CFSE पूछ रहा है तो जो नेट CFSE है उसको निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल इनटू -0.4 डेल्टा प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल इनटू 0.6 डेल्टा क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ती है, और प्लस यहाँ से टोटल मीन पेयरिंग एनर्जी P, टोटल आता है P कि कितने नए पेयर बनाए आपने, कितने नए पेयर हुन्स रूल के अगेंस्ट बनाए। यहाँ हुन्स पेयर तो हुआ है लेकिन ये हुन्स रूल के अगेंस्ट पेयर नहीं हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है, पेयर तो हुआ है बट ये हुन्स रूल के अगेंस्ट इसकी पेयरिंग नहीं हुई है। तो अगर आप यहाँ से देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल, ठीक। अब आप देखो T2g ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 हैं, तो यहाँ से आएगा 4 इंटू -0.4 डेल्टा, ये आ गया, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल वो कितने हैं 2 इंटू ये 0.6 डेल्टा, प्लस मीन पेयरिंग एनर्जी तो 0 हो जाएगी क्योंकि आपने कोई नए पेयर बनाए ही नहीं है। तो यहाँ से कितना होगा, ये 1.2 होगा और ये 1.6 आएगा, घटा दोगे तो -0.4 बचेगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी दिस इज -0.4 डेल्टा, है ना। और मीन पेयरिंग एनर्जी 0 है तो -0.4 डेल्टा आएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट एक्शन है वो होगा थर्ड। तो आप देखो कितना बढ़िया सवाल है
कि अगर हुंस रूल फॉलो नहीं होता और आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कराते हुंस रूल के अगेंस्ट, तो आपको जितने नए पेयर बनते हुंस रूल के अगेंस्ट, जितने नए पेयर बनते वो एनर्जी यहाँ जोड़ी जाती। बट यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई नए पेयर नहीं बने, हुंस रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है और वो हुंस रूल को फॉलो होने देगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराएगा, है ना। तो काफी अच्छा सवाल है, इसको आपको समझना है। और अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो देखते हैं, ये सवाल भी वैसे ही टाइप का कुछ दिख रहा है, इसका देखते हैं क्या कह रहा है। बोला है कंसीडर दैट अ D6 मेटल आयन M+2 स्टेट में। बोला कि एक मेटल है M+2 स्टेट में और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D6 है ना, मतलब D में 6 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ एक्वा लिगैंड, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें एक्वा लिगैंड है, मतलब केवल वाटर है, ठीक है। एंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 4.9, और उस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बेटा 4.9 है। ये ध्यान से समझना, जो कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू है √NN+2 होता है बेटा, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है 4.9 दी है, तो 4.9 का मतलब √NN+2 की वैल्यू 4 दी है। अच्छा एक चीज समझना, एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। मतलब हमेशा याद रखना, ये पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वही n होता है। आप सॉल्व करके देखना, n की वैल्यू 4 आएगी। ये एक जैसे अगर मान लो 3.9 होता तो फिर इसको सॉल्व करते तो n की वैल्यू लगभग 3 आती, तो इससे डायरेक्टली n आ जाता है। n 4 है, इसका मतलब कि टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस कॉम्प्लेक्स में वो 4 होंगे। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन M+2, यानी कि M+2 स्टेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 2 आएंगे। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा द ज्योमेट्री एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी और CFSE क्या होगी, दो बातें पूछ रहा है। अच्छा सवाल है, एक तो आपको ज्योमेट्री बताना है और आपको उसका CFSE बताना है। अब आप देखो कि M+2 है, ठीक है। अब हमें पता नहीं कि ज्योमेट्री क्या है और CFSE क्या है, तो हमें दोनों के चीजों को चेक करना पड़ेगा सही तरीके से, है ना। अब आप देखते हैं, चलो मानते हैं कि अगर M+2 है, ये पता चल गया M+2 है। दूसरा बोल रहा है कि इसके D में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके बनाने हैं तो 4 अनपेयर्ड, और देखो लिगैंड कैसा है, लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है। तो अगर लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराएगा, पेयर नहीं कराएगा तो बिना पेयर करते हुए 4 अनपेयर्ड चाहिए आपको। तो 4 अनपेयर्ड कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर भी ना हो और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये केस हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा केस होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड पेयर कराएगा नहीं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये n बराबर 4 है, यानी कि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, n बराबर 4, ठीक है, ये बन गया। अब हमें ये बताना है कि ये CFSE क्या है और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। तो हमें दो केस मानना पड़ेगा। पहला, अगर हम मान ले रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये जो D के पास 5 ऑर्बिटल है, इस 5 ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, ठीक। यहां से EG अलग और यहां से T2G अलग, ठीक है। ये T2G है और ये EG है। यहां पर टोटल, अगर आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो अच्छा वीक फील्ड लिगैंड है तो पेयर तो करेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 और 5 और छठवा आपका यही हो जाएगा, 6 ये हो गया। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी हुंस रूल के अगेंस्ट। तो अगर आपको इसका CFSE निकालना है तो अब आप CFSE कैसे निकालोगे, आपको पता है कि पर इलेक्ट्रॉन EG की एनर्जी बढ़ती है 0.6 डेल्टा से और पर इलेक्ट्रॉन T2G की एनर्जी घटती है 0.4 डेल्टा से। अब आपको इसका नेट CFSE निकालना है। हमने माना है ऑक्टाहेड्रल है तो ये केस होगा। अब अगर आप यहाँ से नेट CFSE निकालो तो कितना आएगा, कोई नए पेयर बने नहीं क्योंकि लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है, तो ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल इनटू यहाँ से -0.4 डेल्टा प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल इनटू प्लस 0.6 डेल्टा प्लस यहाँ से 0.6 डेल्टा प्लस टोटल मीन पेयरिंग एनर्जी, यानी कि टोटल P, इट्स अ टोटल मीन पेयरिंग एनर्जी। अब आप इस पूरे इक्वेशन को बेटा आप सॉल्व करो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितना दिख रहा है, 4, तो 4 इंटू -0.4 डेल्टा, ये हो गया। EG में कितना दिख रहा है, 2, तो 2 इंटू 0.6 डेल्टा प्लस मीन पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन को ये पेयर नहीं कराएगा, ऑक्सीजन डोनर है, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगैंड, तो कोई नया पेयर तो बना नहीं, जो पेयर बना वो हुंस रूल के अगेंस्ट नहीं बना, हुंस रूल के अकॉर्डिंग बना है।
तो कोई मीन पेयरिंग एनर्जी तो होगी नहीं, जीरो। अब अगर मीन पेयरिंग एनर्जी है नहीं तो अब यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप यहाँ से देखो तो ये आएगा 1.6 और ये आएगा 0.8, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.8 डेल्टा। इसका मतलब है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हुआ तो उसका CFSE आना चाहिए -0.8 डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, क्या -0.8 डेल्टा किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, -0.8 डेल्टा तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा, मेरा पॉइंट समझ रहे? नो -0.8 डेल्टा, तो इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होता बेटा तो आंसर आपका ये आता -0.8 डेल्टा, और इसके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों तो ऑप्शन से चले गए। अब आपके पास आता है कि ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाए, है ना, इट्स कॉम्प्लेक्स इज द टेट्राहेड्रल। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा तो क्या होगा, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है तो बेटा ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग अलग होती है, ऑक्टाहेड्रल की अलग होती है। अब अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जाओ तो सेम कॉम्प्लेक्स अगर टेट्राहेड्रल होता तो स्प्लिट कैसे होता, कहानी अलग है। अगर ये टेट्राहेड्रल होता तो T2G की एनर्जी बढ़ती, ऊपर T2G चला जाता है और बेटा नीचे Eg आता है, यहाँ पे Eg आता है। टेट्राहेड्रल में कहानी ये होती है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड और कॉन्फ़िगरेशन D6 है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, एक यहाँ भरेंगे, दो पेयरिंग यहाँ पे होगी नहीं, है ना, तो उसका मतलब है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठवां इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे भर गया, ठीक है। आपका केस बेटा ये बन गया, ठीक है। अब अगर आप इसमें नेट CFSE निकालते हो तो नेट CFSE कितना आएगा? अच्छा, यहाँ केस बदल जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि इसकी एनर्जी बढ़ती है +0.4 डेल्टा से और इसकी एनर्जी घटती है -0.6 डेल्टा से, यहाँ घटती है। तो अगर आप यहाँ CFSE निकालोगे तो कितना आएगा नेट CFSE? तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 3 इंटू -0.6 डेल्टा और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, 3 इंटू 0.4 डेल्टा, ये आएगा। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा -1.8 डेल्टा और प्लस ये आएगा 1.2 डेल्टा, यानी कि ये वैल्यू आएगी -0.6 डेल्टा, है ना, ये आएगा, यानी कि वैल्यू आएगी -0.6 डेल्टा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होता तो फिर आपका केस ये बनता, है ना, और कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने पेयर कराया नहीं, क्योंकि यहाँ पे हुंड्स रूल फॉलो हो रहा है, लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है, यानी कि आपका जो आंसर है वो -0.6 डेल्टा ही आएगा। अब देखते हैं क्या -0.6 डेल्टा है क्या किसी ऑप्शन में? हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है ये -0.6 डेल्टा और मीन पेयरिंग एनर्जी है नहीं, क्योंकि पेयर तो हो ही नहीं रहा हुंड्स रूल के अगेंस्ट, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चंस, आपको ये चीज समझना पड़ेगा और इस तरह से हम इस पूरे टर्म को बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन करते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बनता है और इस तरह से इन केसेस को हम डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कह रहा है द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। बोला कौन सा केस है जिसमें कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होना है तो उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिमेट्री हो गई तो कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी, है ना। तो कंपाउंड में किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं आनी चाहिए अगर किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होना है तो, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, पहला केस है सिस वाले में आते हैं। पहला केस है सिस और इसके साथ 2 अमोनिया और 4 साइनाइड है, तो ये Fe है, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इसमें आपका 2 अमोनिया है NH3 और यहाँ पे साइनाइड है CN और CN, ये सिस फॉर्म हो गया। अब इस वाले फॉर्म में अगर आप देखो तो इस वाले फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सिमेट्री आ जाएगी इस कंपाउंड में। और अगर कंपाउंड में सिमेट्री आ गई तो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। ये कंपाउंड जो है दैट शुड बी ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, तो पहले में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। दूसरा है ट्रांस, यहाँ पे आ जाओ, दूसरे वाले कंपाउंड को देखो तो ट्रांस क्रोमियम के साथ 2 Cl और 2 ऑक्सिलेट जुड़ा है। तो यहाँ पर ऐसा केस मैंने बताया था, ट्रांस है तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ Cl लगा दोगे और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक ऑक्सिलेट आपका यहाँ पर है और एक ऑक्सिलेट आपका यहाँ पर है, ये 2 ऑक्सिलेट है। अब अगर इस कंपाउंड में देखो तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि इस प्लेन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री आपको मिलेगी।
दो बराबर पार्ट में ये कॉम्प्लेक्स डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा क्योंकि सिमेट्री होगी, तो दैट मीन्स ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा क्योंकि इस कंपाउंड में एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो दूसरा केस ये हो गया। तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। दूसरा है ट्रांस ये और चौथा है ये सिस वाला। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो तीसरा केस है, इस तीसरे केस में ये Fe है, ट्रांस है, तो ट्रांस लोगे तो दोनों अमोनिया को अपोजिट कर दो और बेटा 4 CN है, तो 4 CN है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 4 साइनाइड होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ भी सिमेट्री आ जाएगी क्योंकि आप चाहे जैसे जैसे इस प्लेन के रिस्पेक्ट में देखो, इसको दो बराबर पार्ट भी आप कट कर सकते हो, यानी कि ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो चौथा ही बचेगा ऑप्टिकल एक्टिव। और वैसे भी मैंने बोला था कि बाइडेंटेट लिगैंड अगर नॉन प्लेनर पोजीशन पर है, जैसे जो चौथा केस है वो है CrCl2OX का ट्वाइस। अब चौथे केस को देखो, ये है Cr और ये कौन सा फॉर्म है, सिस है। ठीक है, तो दोनों Cl को आप एक तरफ कर दो और दो ऑक्सलेट है यहाँ पे। अच्छा, कोई भी बाइडेंटेट लिगैंड अगर नॉन प्लेनर पोजीशन पर है, नॉन प्लेनर का मतलब प्लेन सेम ना हो, प्लेन सेम नहीं है, क्यों, यहाँ सिमेट्री नहीं है। आप कहो सर इसको बीच से काट देंगे तो यहाँ सिमेट्री आएगी, तो सिमेट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये वाला एबव द प्लेन है, ये एबव प्लेन है और ये बिलो प्लेन है, तो यहाँ पे बेटा सिमेट्री नहीं मिलने वाली आपको। और कोई भी बाइडेंटेट लिगैंड अगर नॉन प्लेनर है, जैसे ये देखने में प्लेनर लग रहा बट इसका प्लेन अलग है और इसका प्लेन अलग है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यानी कि चारों में से आपसे पूछा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो दैट विल बी फोर्थ। कोई भी बाइडेंटेट, दो बाइडेंटेट लिगैंड हो, नॉन प्लेनर पे हो, या 3 बाइडेंटेट लिगैंड प्रेजेंट हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 3 बाइडेंटेट लिगैंड हो, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में सिमेट्री को लेकर केस बनाया जाता है और इसको आपको बेटा समझना पड़ेगा। फिर आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोला अमंग द स्टेटमेंट A to D द इनकरेक्ट वंस आर, कौन सा गलत है, ऑप्शन चेक करना कौन सा गलत है। पहला केस है ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मूवमेंट, कोबाल्ट +3 और ये ऑक्टाहेड्रल है कोबाल्ट +3। अब कोबाल्ट +3 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6। लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देता है, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर। अब अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n तो 0 हो गया, n इज अ 0। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है किसी तरह का कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा ही नहीं। तो हाई मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा हो जाएगा, इसका तो वेरी लो मैग्नेटिक मूवमेंट, इवन 0 होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, ए इज रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा बोल रहा है व्हेन CFAC इज लेस देन P, CFAC कम है और मीन पेयरिंग एनर्जी हाई है। मीन पेयरिंग एनर्जी हाई होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर होने में डिफिकल्टी होगी, पेयर करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और पेयरिंग एनर्जी हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयर नहीं होने वाला है। और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयर नहीं हो रहा, मीन पेयरिंग एनर्जी हाई है। और अगर मीन पेयरिंग एनर्जी बेटा हाई है तो द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी T2G एंड Eg2। ठीक है, मीन पेयरिंग एनर्जी हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, तो हुन्स का रूल फॉलो होगा। अब हुन्स का रूल अगर फॉलो होगा, अब ध्यान से देखिएगा, हुन्स का रूल अगर फॉलो हो रहा है तो जो डी में और डी की स्प्लिटिंग होती है उसमें ये Eg होता है और ये T2G होता है ना, ये T2G है और ये आपका Eg है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो, P हाई है मतलब पेयरिंग नहीं होगी, मीन पेयरिंग एनर्जी इज हाई मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब एक यहाँ 3 4 5 और 6, इसका मतलब ये हुआ पेयरिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने बेटा, ये Eg है, ये गलत है, ये Eg है और ये T2G है, ये T2G है ना, केस ये बनेगा। T2G नीचे होता है, Eg ऊपर होता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये Eg है और ये T2G है। अब Eg में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और T2G में 4 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, T2G 4 और Eg 2 है ना। इसका मतलब है कि अगर मीन पेयरिंग एनर्जी हाई है तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन वाइज ही ऐसा जाएगा, T2G में 4 और Eg में 2। तो क्या यहाँ ऐसा मिल रहा है, T2G में 4 और ये बिल्कुल सही, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा बोला था वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय COEN थ्राइस इज लोअर देन दैट ऑफ COF6-3। अब आपके पास दो केस है, लाइट एब्जॉर्ब, लाइट की वेवलेंथ की बात कर रहा है कि लाइट कौन सी एब्जॉर्ब होगी। तो चलो देखते हैं, दो कॉम्प्लेक्स है, एक है आपके पास COEN का होल थ्राइस +3 और एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास COF6 और ये है -3। ठीक है,
आपके पास ये केस है। इसमें अगर आप देखो तो EN होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड WFL, ठीक है, ये केस होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हाई CFAC होता है। जब CFAC हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन EG की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G की एनर्जी कम होती है, T2G यहां होता है। अब अगर मान लो CFAC हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाता है तो इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन, ठीक है, ये क्या कहलाता है DD ट्रांजिशन। अब अगर CFAC हाई है तो फिर यहां पर हाई एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और एनर्जी अगर हाई एब्जॉर्ब होगी DD ट्रांजिशन में तो अगर हाई एनर्जी एब्जॉर्ब है तो E बराबर होता है hc अपॉन लेमडा। अगर E हाई है तो लेमडा क्या होगा, लो होगा, यानी कि यहां लो वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। और CFAC अगर कम होता तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो हाई वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब होता। यहां पे CFAC हाई है तो लेमडा यहां लो होगा और अगर यहां CFAC लो है, यहां पे लो CFAC वीक फील्ड लिगेंड है तो लो CFAC है तो इसके लिए जो एब्जॉर्ब लाइट होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो एब्जॉर्ब लाइट उसकी एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी कि लेमडा हाई। तो यहां लेमडा लो, यहां लेमडा हाई होगा। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोला है द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन दिस इज लोअर देन दैट ऑफ COF6, है ना, मतलब यहां जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी और यहां जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो बेटा ये वाला ऑप्शन, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या ये वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, आपको चेक करना है कि बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, क्योंकि यहां वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज लोअर देन दैट इज दिस। तो यहां पे तो कम एनर्जी का वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, वहां ज्यादा होगा, और वेवलेंथ की बात कर रहा है तो कम वेवलेंथ तो यही एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब ये सही है। चौथा कह रहा है इफ डेल्टा नॉट फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज दिस देन डेल्टा T फॉर दिस सेम लिगैंड विल बी दिस। बोला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFAC अगर इतना है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFAC इतना होगा, है ना। अगर हम इसके मतलब सेंटीमीटर इनवर्स है, अब ध्यान से देखिए, डेल्टा नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब समझ रहे क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है डेल्टा O, यहां से देखिए डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और वो कितना है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और किसका है, कोबाल्ट 3 का, कोबाल्ट +3 का, और ये कितना है 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेटा सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब समझे क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब ये हुआ कि ये जो दिया है ना, ये 1/λ की वैल्यू दी है, ये 1/λ है इसके लिए, क्योंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है। तो बोल रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स, तो आपसे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होता तो वैल्यू ये होती। इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में वेव नंबर की बात कर रहा है। तो जो टेट्राहेड्रल है फॉर दिस कोबाल्ट +3, और ये कितना आएगा, ये बोला 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स, यहां पे 1/λ की वैल्यू ये दी है, तो इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFAC में एक रिलेशन होता है। आपने ये पढ़ा है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका CFAC 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ये CFAC होता है, रिलेशन होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFAC ऑक्टाहेड्रल से कम होता है, और ये बात आपको पढ़ाई जाती है, इस रिलेशन पर बेस्ड सवाल है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका जो, अब इसकी एनर्जी यानी कि इसके लिए hc/λ इसके 4/9 टाइम्स ऑफ hc/λ के बराबर होना चाहिए। hc से hc कैंसिल हो जाएगा, यहां से जो टेट्राहेड्रल का लेमडा है वो 16 यहाँ पे दिया है। तो अगर आप यहाँ से λ1 निकाल 1/λ1 निकालना चाहते हैं, ये वैल्यू है 4/9 और 1/λ2, और यहाँ पे जो 1/λ2 है इसकी वैल्यू कितनी दी है 18,000। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2000 आएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी 8000 आएगी, यानी कि यहाँ से 1/λ1 दैट इज 8000, यहाँ पे जो 1/λ1 है वो 8000 आएगा, मतलब टेट्राहेड्रल के लिए 1/λ का वैल्यू 8000 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना बोल रहा है कि 16,000 होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो ऑप्शन है वो ये वाला गलत है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, दो ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं, कौन सा, बी और सी। तो बी और सी कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ वाले में आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ये है। तो काफी अच्छा सवाल था और इसको बहुत अच्छे से हमने कनेक्ट किया। और कैसे ये सवाल बनता है, तो हमने क्या किया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ फिल्टर्ड क्वेश्चंस थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो फिल्टर्ड है, वो हम लेके आए हैं बेटा आज की सीरीज में। इस JEE मेल की सीरीज में एक और एपिसोड इसी के हम बनाएंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी
इसीलिए ये 15 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसी का हम पार्ट 2 को वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के और अच्छे सवाल, क्योंकि बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, इसलिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। तो आज का ये जो एपिसोड है वो पार्ट 1 का था। पार्ट 2 में हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे बच्चों। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, जेईई मेन के बहुत अच्छे सवाल को हम डिस्कस करते हैं, हम इस एपिसोड को लाते हैं। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए और भी जो रिक्वायरमेंट है वो बताते रहिए। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।